दो स्क्रीन, इस स्क्रीन पर दो फोटोग्राफ्स दिख रहा है ना, जिसमें एक में तो दो हॉर्सेस है और इसमें चार डोंकी है, यानी चार क्या है, गधे हैं, और इसमें दो घोड़े हैं। अब इनको हम जोड़ते हैं, एड अप करते हैं, तो टोटल कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि चार, ये 4 है और ये 2 हॉर्सेस है, तो टोटल अगर सम करते हैं तो 6 हो जाता है। और मैं कहता हूं कि ये गलत है। यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स है। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेक्ट है। ये दो एंटिटी को हमने ऐड किया सिंपल, तो 4 + 2 4 + 2 6 होता है, डेफिनेटली ठीक है। लेकिन फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफेक्टली गलत है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 kg आटा है ना, 4 kg आटा में आप 2 मीटर को कैसे ऐड कर सकते हो? 4 kg या वेट ले लीजिए या लेंथ ले लीजिए, इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हो? पॉसिबल है क्या? ये 4 kg में 2 मीटर ऐड किया जा सकता है कभी? कभी नहीं। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा गलत है। तो आज के इस लेक्चर में 11th का पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यही हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। डेफिनेटली जेईई मेन के भी मैंने इसमें कुछ न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए हैं, लास्ट में हम करेंगे थ्योरी के बाद। और नीट के भी हर साल 2 या 1 क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल नीट 2024 में 2 क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से आए, और वो भी सिर्फ है ना, वो भी सिर्फ डायमेंशन फार्मूले से 2 क्वेश्चन आए। तो ये अपन बात करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे, है ना, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। और ये जो स्लाइड है आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में दे दूंगा, है ना। नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, दोनों के लिए, मेंस और एडवांस दोनों के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं आपको कि a = 5 और b = 5, आप कहेंगे कि ये a और b दोनों सेम है क्या? हाँ, सेम है। फिर वही वाला क्वेश्चन, अगर मैं कह देता हूं कि ये 5 kg है और ये 5 मीटर है, क्या है? अब आप कहिए कि a = b हो सकता है क्या? अब इस लॉजिक से या इस परिपाटी से, इस कन्वेंशन से ये इक्वल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मे भी पॉसिबल, क्योंकि एंटिटी को वो क्या करता है? डिफाइन करता। तो यहां पर जो ये चीज दिख रही है आपको 5, ये एक अलग है और ये एक अलग है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन होती है ना। फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं कहूं कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन होती है, तो वो उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होगा, 2 4 5 10, है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, और साथ में एक उसकी यूनिट भी एडेड होगी, यूनिट भी एडेड होगी, जो इस मैग्नीट्यूड की कैटेगरी को डिफाइन करेगी, जो इस मैग्नीट्यूड के कैटेगरी को डिफाइन करेगी कि ये मैग्नीट्यूड किसका है, किस संदर्भ में है, किस रेफरेंस में ये मैग्नीट्यूड लिया गया है, ये यूनिट बताएगी। ये केजी हो सकती है, मीटर हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, न्यूटन हो सकती है, पास्कल हो सकती है, व्हाटएवर। ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। अगर मैं लिखता हूं कि 10 न्यूटन लिखता हूं तो इसका कुछ और मीनिंग है, इसी को 10 केजी लिखता हूं तो इस क्वांटिटी का कोई और मीनिंग है, या फिर इसी को मैं लिख देता हूं कि 10 पास्कल लिखता हूं तो इसका कुछ और मीनिंग है। ये 10 तो मैग्नीट्यूड तो इन तीनों चारों क्वांटिटी का सेम है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। इस वजह से ये अपनी कैटेगरी को, अपने रेफरेंस को, अपने इफेक्ट को दिखाने में अलग अलग कामयाब हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो फिजिकल क्वांटिटी नथिंग बट ये यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड का कॉम्बिनेशन है। इतनी बात क्लियर होती है? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे हम इसको कैटेगराइज करते हैं और भी थोड़ा समझते हैं। तो आपके पास अगर फिजिकल क्वांटिटी, 1 मिनट, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर बनती है। तो अगर मैंने किसी क्वांटिटी को डिफाइन किया कि 4 न्यूटन, तो डेफिनेटली ये न्यूटन एक अलग चीज है और ये अलग चीज, ये इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर रही है। ये जो आ रहा है, ये न्यूटन क्या चीज है? ये इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर रही है। और 4 क्या चीज है? ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं लिखता हूं कि 4 न्यूटन, तो ये क्वांटिटी का दूसरा हिस्सा है, ये क्वांटिटी का पहला हिस्सा है। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि
जो भी कुछ होती है फिजिकल क्वांटिटी, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि क्वांटिटी की तो बात आपने बोल दी, तो क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, क्या क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तो वो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपके साथ। कि अगर मैं यहां डिफाइन करूं कि क्वांटिटी, तो हमने यानी मानव जाति ने इसको दो कैटेगरी में डिफाइन करा है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल, और दूसरी इन्हीं फंडामेंटल से मिलकर एक ग्रुप बना, जो इनको जोड़ने पे, है ना, ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे जो नई क्वांटिटी मिल रही थी, उसको हमने बोला डिराइव्ड, है ना, जो इनसे मिलके बनी है, इनका बंच है। फंडामेंटल, मल्टीपल फंडामेंटल क्वांटिटी कंस्टिट्यूट द डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर फंडामेंटल की बात करें तो ये तो नंबर में 7 है। कितनी है नंबर में? 7 है। 7 क्वांटिटी कौन कौन सी है वो भी अभी मैं अपन एक्सप्लेन करूंगा। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। एक तो एंगल को, प्लेन एंगल को नापने के लिए रेडियन होता है, दूसरा सॉलिड एंगल को नापने के लिए स्टेरेडियन होता है। ये 2 क्वांटिटी जो थी ये हेल्पिंग क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और ये टोटल नंबर में 7 है। तो 7 + 2 मोटे तौर पर 9 क्वांटिटी आप मान लीजिए। बाकी इन 9 से मिलकर बनने वाली इनफाइनाइट क्वांटिटी हो सकती है। एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज जितनी बनाना चाहो वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, वो सब क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो ये जो चीजें है ये क्लियर हो पा रही कि आपको? तो ये एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि 10 गधे और 10 घोड़े टोटल कितने हुए, तो आप कहेंगे 20, यानी आप फिजिक्स में 0। चलिए तो आगे की बात हम करते हैं, है ना। तो क्वांटिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटिटीज क्या चीज होती है। तो यहां देखेंगे आप, क्वांटिटीज मैंने ऑलरेडी कह ही दिया आपको, है ना, कि क्वांटिटी जो होती है एक तो फंडामेंटल होती है ना, फंडामेंटल, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है? डिराइव्ड, जो इनसे मिलकर बनी होती है, इनसे जुड़कर बनी होती है। ये नंबर में कितनी है? 7 मैंने कहा है। तो सबसे पहले मान लो कि, है ना, मास को मैं बोल देता हूं, ये मास हो गया, है ना। फिर आपके पास हो गया लेंथ, है ना। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसको l से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगली क्वांटिटी आपके पास होती है टाइम, है ना। टाइम, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखेंगे कि टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, तापमान, तो इसको हमने थीटा से या केल्विन से, के से भी कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं थीटा से भी, आप जो नाम रखना चाहो। लेकिन हाँ, नाम भी अपने मन से ज्यादा नहीं रख सकते, जो पॉपुलर बुक्स ने जो सिंबल अडॉप्ट किए हैं उन्हीं को आप थोड़ा सा कर सकते हैं। टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गई आपके पास, क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो I, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो Q × T होती है ना। I जो होती है क्या होती है? Q × T होती है, चार्ज इंटू टाइम होता है। ये 12th में पढ़ेंगे आप, अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, और ड्रॉपर लोग तो इसको जानते हैं। लेकिन फिर भी हम I को ही, जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं, इसी को ही हमने फंडामेंटल माना, इसको नहीं माना। क्यों? ऐसा क्यों? तो मेजरमेंट के लिए चार्ज, जब इन चीजों पर काम चल रहा था 18th सेंचुरी में, है ना, 17th सेंचुरी में जब इन पे काम चल रहा, और भरपूर काम जब चला, 19th सेंचुरी में तो कुछ इंस्ट्रूमेंट आ गए थे, लेकिन 18th सेंचुरी की बात करते तब इंस्ट्रूमेंट इजीली चार्ज को मेजर करने के लिए थे नहीं कुछ। तो हमने कहा कि करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर और ये सब आ रहा था अच्छे से, ये इजीली था, तो कि चलो इसी को ही फंडामेंटल मान लेते हैं। तो ये मानने का कंसिडरेशन का हिसाब से है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक या फिजिकल रीजन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आई, जिसको हम ए या एम्पियर से मेजर करते हैं, है ना। उसके बाद, है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास लाइट, अगर जैसे कि कहां से लाइट निकल के आ रही, जैसे यहां से ये लाइट निकल के आ रही, अब अगर मैं लाइट को ये तो नहीं कह सकता ना कि ये 2 kg लाइट निकल के आई, या वैसे भी नहीं कह सकता कि ये 2 सेकंड लाइट निकल के आई, या ऐसे भी नहीं कह सकता कि 2 मीटर लंबी लाइट निकल के आई ना। लाइट को नापने का कुछ और पैरामीटर होना चाहिए ना। दैट इज पैरामीटर इज द ल्यूमिनस, यानी ब्राइटनेस की क्वांटिटी को नापने के लिए, ब्राइटनेस की क्वांटिटी को नापने के लिए जो चीज यूज की गई थी, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हमने कैंडेला, CD में नापा, कैंडेला में नापा, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, है ना। ये अगर मैं कहूं कि ये 1, ये 2, 3 और नथिंग बट 4,
5 और ये 6 और ये 7 और लास्ट वन एक और क्वांटिटी होती है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। किसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं, दिखेगा मोल में, है ना। क्वांटिटी ऑफ मोल या मटेरियल की क्वांटिटी वगैरह वगैरह जो भी, तो ये मोल में मेजर किया जाता है ना। तो ये 7 क्वांटिटी आपके पास कौन सी आ गई है, फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, ये नंबर में 7 क्वांटिटी फंडामेंटल। अब इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको जोड़ दो तो जितनी भी क्वांटिटी बनती है इनके कॉम्बिनेशन से सारी की सारी ही क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती। तो फिजिकल क्वांटिटी का फंडा क्लियर हुआ। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो सब्सटेंस को नापने के लिए आपके पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ मोल आ गया। तो ये वाली चीज क्लियर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अब थोड़ी सी दूसरी जो प्लेन एंगल वाली क्वांटिटी मैंने बात करी थी आपसे, है ना, कि अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो इसमें मैंने कहा था एंगल, प्लेन एंगल, अगर दो लाइंस के बीच का अगर एंगल मुझे निकालना थीटा, तो इसका यूनिट होता है, ये रेडियन में नापा जाता है। एंगल जो होता है, एंगल, है ना, यहां देख रहे हो, यहां से ऊपर उठ के देखा आपने तो ऊपर कितना मुंह उठाया, तो ये जो दो लाइन के बीच का एंगल बनता है ये रेडियन। और इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, प्लेन एंगल है। ये कैसा एंगल है, प्लेन एंगल है। बात समझ में आई, प्लेन एंगल है। अब इसके अलावा भी एक आता है सॉलिड एंगल। कैसा एंगल आता है, सॉलिड एंगल। आप देखेंगे कि, है ना, जब भी हम रेलवे स्टेशन पे या कहीं जाते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, है ना, या कुछ भी खाते हैं, या कोन खाते हैं, जैसे आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम के कोन का कुछ ऐसा पार्ट बना होता है ना। तो ये मान लो कि आइसक्रीम का कोन है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, वो टॉप पे जो एंगल बनता है, वो एंगल कैसा बन रहा है, ओमेगा। तो ये यहां से अगर मैंने इसको कहा, तो यहां पर जो एंगल बना, उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना। वो प्लेन एंगल नहीं है। कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल है। और इसको हम कैपिटल ओमेगा यानी ओम से, या इसको कैपिटल ओमेगा बोलते हैं, इससे नापते हैं, है ना। तो ये वाला एंगल जो आता है आपका पास, इसको हम सॉलिड एंगल कहा जाता है, सॉलिड एंगल कहा जाता है। और इसको नापने की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। कौन सी होती है, स्टेरेडियन होती है। बात क्लियर। तो इसको हम बोल रहे हैं स्टेरेडियन। तो ये दो चीज नापने के काम आती है ना। तो ये भी इसके साथ जुड़ती है, दोनों क्वांटिटी। और एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, कि अगर मैंने कहा कि ये एक सिंगल लाइन है ना, या एक सिंगल लाइन है सपोज, या एक ट्रेंगल है, व्हाट एवर दो, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, यहां पर एंगल आपके पास सिंपल बन रहा है, पाई एंगल बन रहा है। अगर यही सर्कल बन गया, क्या बन गया, सर्कल बन गया, तो सर्कल के एंगल सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 पाई एंगल बन गया। सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना, 2 पाई एंगल बना। और ये एंगल कौन सा बना, प्लेन एंगल बना। कौन सा एंगल बना, प्लेन एंगल बना, जो भी हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर ये बताइए मुझे कि ये आपके पास एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है, जैसे तरबूज है ना, तरबूज भी नहीं, वो भी तो इलिप्टिकल होता है, इलिप्टॉइड होता है एक्चुअल में वो। तो आप सिंपल मानिए कि खरबूजा है ना, इस टाइप का। या सिंपल फुटबॉल जो होता है, क्या होता है, फुटबॉल। फुटबॉल जिसको किक मारते हैं अपन ग्राउंड पे, उसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, क्या उस पे भी 2 पाई बनेगा, 3 पाई बनेगा, या 4 पाई बनेगा, या कुछ और बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो 2 पाई एंगल बना है थीटा किसी सर्कल के सेंटर पे, ये आर्क अपान रेडियस से बना हुआ है। तो टोटल आर्क कितनी है इसकी, ये अगर मैं आर्क यहां तक की आर्क लेता हूं तो ये आर्क जितनी भी हो जाती थी, अब ये अगर पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो ये आर कितनी हो गई, ये तो सर 2 पाई आर हो गई। अपान में जो ये आर है इससे, तो आर से आर कटा, यानी यहां पे मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 पाई मिल रही है। और यही 2 पाई आपके पास यहां से निकल के आई है। यहां तक तो आसान बात थी सर, लेकिन इस तरबूज का बताइए, है ना, इस का बताइए जो आपके सामने है। तो ये स्फीयर बोल सकते हैं इसको आप क्या बोलेंगे,
स्पीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, स्पीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है, और वो एंगल जो बनता है वो ये प्लेन एंगल ही है या कोई दूसरा एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है। और ओमेगा को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये है ना आपके पास आएगा एरियल एलिमेंट, या है ना एरियल एलिमेंट अपॉन आर स्क्वेयर, और टोटल एरियल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। यानी यहां से अगर आप देखेंगे कि ये एरियल एलिमेंट है और यहाँ ये, अगर आपने तरबूज को देखा हो ठेले पर तो वहां पे उसको तिकोने में काट के है ना वो निकाल के बाहर रखता है, तो वो वाला जो सेक्शन है, वो वाला सेक्शन जो निकाल के बाहर रखा है उसने, वो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, वो वाला ये एरियल एलिमेंट है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये वाला सरफेस एरिया कितना हो गया, ये तो सर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, और अपान में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे जो मिलने वाली चीज वो 4 पाई है। 4 पाई यानी ये टोटल 180 लिखेंगे तो ये 720 डिग्री है। यानी स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 720 डिग्री एंगल बनता है, और वो यहीं से आया है। तो ये आपके पास 4 पाई एंगल बनता है एट ए सेंटर 2 पाई है ना, 2 + 2 यानी 4 पाई एंगल बनता है आपके पास। तो ये आपको याद रखना है, स्फीयर के सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो 4 पाई बनेगा। और ये जो एंगल निकल के आ रहा है ये स्टेरेडियन में नापा जाता है, ये स्टेरेडियन में नापा जाता है क्योंकि ये सॉलिड एंगल है। बात क्लियर हुई? एक बार और इसको क्लियर करता हूं कि अगर कोई एरिया वेक्टर है वो किसी सेंटर पे कोई एंगल सब्सटेंड कर रहा है और वो एरिया अगर स्फेरिकल है, स्फीयर के ऊपर बना हुआ है, तो उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल सॉलिड एंगल बनेगा, है ना। जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल बताया था कि ये आइसक्रीम जो खाते हैं हम, कोन वाली आइसक्रीम, ये वाली आइसक्रीम, ठीक है। तो यहां एंगल कितना बन रहा है, ये वाला, तो ये आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां का जितना भी एरिया होगा उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो भी एंगल बनेगा वो एंगल सॉलिड एंगल निकल के आएगा। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन डेल्टा ए जो भी एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और प्लेन एंगल की आर्क है ना, आर्क अपॉन आर। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। हालांकि ये पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, लेकिन ये वाला नोट्स आप प्रॉपर बैठ के बनाएंगे। इतनी बात क्लियर? चलिए दूसरा कंसेप्ट अब इसका आता है। तो ये दो चीजें तो आपके पास क्लियर होती है। चलिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। अब मैं यहां पे आ रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या क्या होती है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर अपन लिखें तो यह आ जाएगा ग्रुप ऑफ है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो ये ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। या दूसरे अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करें तो द क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, है ना। तो द अगर मैं लिखूं तो द क्वांटिटीज विच इज या विच आर डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, है ना, विच आर डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, इट डजंट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ये क्या है? किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये स्वयं पे डिपेंड कर रही है। अगर मास है तो मास मेजर कर लिया, काम बन गया। लेकिन अगर मेरे पास मोमेंटम चाहिए तो मास भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, तभी जाके मोमेंटम निकलेगा। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हुई? डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। लेकिन मास अपने आप में एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये है ना आत्मनिर्भर भारत की तरह, ये अपने ऊपर निर्भर कर रहा है, किसी और पे निर्भर नहीं कर रहा है ना। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर है। डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटी का ग्रुप होता है या बंच होता है ना, बंच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो बंच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है वही डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो अगर थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटी डीक्यू को अगर मैं डिफाइन करूं, है ना, तो सम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एफ क्यू, डी क्यू इक्वल टू सम ऑफ एफ क्यू। और एफ क्यू तो ये तो हमें पता ही है, 7 तो स्टैंडर्ड है प्लस 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना।
बस उसके बाद इन्हीं से मिलके जितने भी दुनिया में बने वो सब कैसे कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। तो थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब अपन इसको थोड़ा सा आगे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने लिखा डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर मैंने लिखा, तो अगर मैं लिखता हूं कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, लिख लेते हैं लेट से स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, है ना, स्पीड की, तो ये स्पीड क्या होती है, स्पीड का कैटेगराइजेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर ऐसा यूनिट की बात करूं मैं तो, है ना, अभी अपन थोड़ी फैमिली की बात करने वाले हैं कि इनको मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या वाट एवर जो ऐसी चीजें होती है क्या होती है। तो ये कुछ नहीं, सिस्टम्स होते हैं नापने के, है ना। MKS या SI यूनिट सिस्टम हुआ, एक फैमिली हुआ ना, मान लो कि जैसे एक गुजराती फैमिली हो गया, एक महाराष्ट्रियन फैमिली हो गया, तो महाराष्ट्रियन फैमिली में एक सिस्टम को कुछ और बोलते हैं, गुजराती फैमिली में किचन में जो कुछ चीजें उनको अलग नाम से जानते हैं। मतलब बात तो यही हुआ ना, लेकिन वैसा थोड़ी ना हुआ कि जो गुजराती फैमिली भिंडी को कुछ और बोल रही है और महाराष्ट्रियन फैमिली भिंडी को कुछ और बोल रही तो भिंडी बदल गई, नहीं, उसका इसेंस, उसका सेंस तो वही रहेगा, सिर्फ उसका नाम बदला है ना। तो यही इसके अंदर बातें हो रही है। तो अगर मैं इसको चाहे मीटर पर सेकंड बोलूं या सेंटीमीटर पर सेकंड बोलूं तो इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। तो वो एक चीज है। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो ये आपके पास आती है मीटर में और डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। अब मीटर को हम किससे नापते हैं, एल से नापते हैं, और इसको हम नापते हैं सेकंड से नापते हैं, है ना, या L/T टाइम से नापते हैं। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, डिराइव्ड क्वांटिटी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। जब तक मुझे इसकी स्पीड यानी मीटर मतलब यानी मुझे डिस्टेंस ना पता चले और साथ में ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर की गई यानी टाइम ना पता चले, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं स्पीड को बता पाऊंगा। स्पीड को बताने के लिए मेरे पास दोनों क्वांटिटी का होना आवश्यक है, चाहे वो डिस्टेंस रही हो, है ना। अगर ये पता नहीं है तो स्पीड भी पता नहीं होगी, और अगर ये नहीं पता है और ये पता है तब भी स्पीड पता नहीं होगी। इन दोनों का पता होना जरूरी है। डिस्टेंस लेंथ में नापते हैं हम L से और टाइम को T से नापते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ और टाइम दोनों कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन इनके बंच से जो बनकर आ रही है स्पीड, ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब कुछ बातें क्लियर हुई। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं मान लो कि आपके सामने थोड़ा सा लॉजिकली इसको बात करूं, है ना, तो स्पीड की अगर मैं बात कर देता हूं, है ना, पहला तो स्पीड की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास आती है ना, मीटर पर सेकेंड में हो गई। फिर फोर्स हो गया आपके पास, फोर्स न्यूटन में नापा जाता है। इसी प्रकार से मोमेंटम आपके पास हो गया, है ना, मोमेंटम हो गया, और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्वांटिटीज हो सकती है। तो ये सारी क्वांटिटीज कैसी हुई, डिराइव्ड क्वांटिटीज हुई। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्लियर हुआ। अब हमारे सामने क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम तो सिर्फ एक ही चश्मे से देखेंगे इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। अगर मान लो कि डिराइव्ड क्वांटिटी का एक टैंक है ना, बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेकिन हम जो देखने चाह रहे हैं वो तो फंडामेंटल के टर्म में ही देखेंगे सर, फालतू चीजें नहीं, फंडामेंटल के टर्म में देखना है हमको। किसको, डिराइव्ड क्वांटिटी को। तो आप कहेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में देखना है, मुझे तो वही दिखना चाहिए, मास, लेंथ, टाइम का T, है ना, एम्पियर का A, कुछ वही दिखना चाहिए मुझे, चाहे आपकी कोई सी भी क्वांटिटीज हो। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि एनी फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का मैकेनिज्म है, फंडामेंटल क्वांटिटी को, सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, तो यहां लिख सकते हैं आपकी प्रोसेस ऑफ, है ना, प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी in terms of fundamental quantity is called डायमेंशन फार्मूला। बात समझ में आ गई कि डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो यहां से एक नई चीज निकल के आपके सामने आ रही है। वो नई चीज क्या है, वो नई चीज ये है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल के टर्म में,
तो आपको लिखना पड़ेगा डायमेंशन फार्मूला, है ना। तो डायमेंशन फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी हर साल आता है। इस साल तो 2 क्वेश्चन आ गए, इस पे 2 क्वेश्चन आ गए, वो भी आज डिस्कस करने वाले हैं। जेई में भी आता है, इवन दो जेई एडवांस में आता है डायमेंशन फार्मूले से। तो डेफिनेटली डायमेंशन फार्मूले को इग्नोर नहीं करना है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या है? डायमेंशन फार्मूला एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। किसका? डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। तो चलिए, अगर ये प्रोसेस है तो इस प्रोसेस को कैसे कहा जाता है? तो अगर मैं यहां लिखूं कि डायमेंशन फार्मूला DF, तो अभी मेरे पास कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी तो उसको लिखने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले मास, लेंथ, है ना, टाइम, थीटा टेम्परेचर, है ना, एम्पियर करंट, और फिर और एक और क्या था, कैंडेला और मोल। आई थिंक ये आपको दिख गया होगा। कितना हो रहा है? 3 और 3, 1 2 3 6 और 1 7। अब आप देखेंगे कि ये जो कोई भी क्वांटिटी है, अगर इस पे मान लो कि मैं स्मॉल a, खोपड़ी पे B, C, D और एम्पियर पे E, कैंडेला पे F और ये G, तो ABCDFG कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 हाफ, वॉट एवर, जो भी आपकी क्वांटिटी को सॉल्व करते वक्त आएगी। तो डायमेंशन फार्मूला, अब ये अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है? ये तो सारी के सारी अंदर वाली क्वांटिटी तो कैसी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये सारी क्वांटिटीज आपके पास कैसी मिल रही है? फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल रही है। लेकिन इनसे मिलकर बनने वाला ये डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। ये ही डायमेंशन फार्मूला। जनरली आपने इसको MLT के फॉर्म में देखा होगा, लेकिन कंप्लीट फार्मूला इतना बड़ा होता है कि किसी भी क्वांटिटी को उसकी नेटिव, उसकी मेन क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे भारत में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कैटेगरी वाइज भी हैं, है ना, यानी कास्ट वाइज भी है, रिलीजन वाइज भी है और रीजन वाइज भी है। तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है कि ये एक रिलीजन के, ये दूसरे रिलीजन के है, ये इस कास्ट के, ये दूसरी कास्ट के, वॉट एवर जो भी चीज है। लेकिन अल्टीमेट वो क्या है? अल्टीमेट तो इंसान है ना। तो मेल या फीमेल है ना, थर्ड जेंडर को भी चाहो तो इंक्लूड कर लो। तो अल्टीमेटली कहना क्या अर्थ है कि 2 ही जेंडर में उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्त्री या पुरुष के रूप में, है ना। बाकी उनकी आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है। तो वो आइडेंटिटी डिराइव्ड आइडेंटिटीज है, जो अलग अलग नामों से, अलग अलग रिलीजन के फॉर्म में, अलग अलग कास्ट के फॉर्म में देखी जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली तो वो क्या है? मेल और फीमेल है। तो मेल और फीमेल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना किसी भी ग्रुप्स को, मेल और फीमेल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये मेल और फीमेल क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और ग्रुप्स जिनसे बना हुआ है, चाहे वो रिलीजन का ग्रुप हो, चाहे वो रीजन का ग्रुप हो, चाहे वो कास्ट का ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट एवर कुछ भी स्टेट्स का ग्रुप हो, है ना, वो सब है। तो उनसे नहीं जाना। वो जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल और फीमेल के फॉर्मेट, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पर मेन क्वांटिटी 7 है और 2 वो स्टेरेडियन और रेडियन व्हाट एवर। तो ये एक डायमेंशन फार्मूला है। इससे नीट और जेई में हर साल सवाल आता है। मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है, और नीट में तो हर साल आता ही आता है। तो यहां से +5 मार्क्स आपको, सॉरी +4 मार्क्स लेना है। और अगर ये गलत हुआ तो 5 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, -1 आएगा। 4 तो ये गया, टाइम भी गया, स्टेमिना भी गया। इसके बिहाफ पे आप कोई और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो ये चीजें, ये गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में, है ना। तो ये वाली बात क्लियर है। तो डायमेंशन फार्मूले पर आते हैं, है ना। तो डायमेंशन फार्मूले को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, कि अगर मान लो कि मैंने लिखा कि लेट से क्या लिखते हैं, कोई क्वांटिटी लिखते हैं। क्वांटिटी अगर मैंने लिखी लेट से स्पीड, अभी जो था, तो स्पीड को नापने के लिए क्या होता है? स्पीड को नापने के लिए लेंथ था मीटर, है ना, और ये था सेकंड। अभी किया था मैंने, तो मीटर को मैं कैसे नाप रहा था? लेंथ में नाप रहा था। और सेकंड को कैसे नाप रहा था? टाइम में नाप रहा था। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये L और dt ऊपर गया और एक पावर माइनस का आया क्योंकि ऊपर गया, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो यही इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, किसका? स्पीड का। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखे होगा, m0 L और t पावर -1। तो m0 मतलब किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होता है। तो एक लिखने का जनरली तरीका होता है ना। और ये किसका हो जाएगा? वेलोसिटी का भी हो जाएगा, है ना। ये किसका भी हो जाएगा? वेलोसिटी का भी हो जाएगा। अब अगर मैं मान लो कि मोमेंटम की बात करूं, है ना, मोमेंटम
मोमेंटम क्या होता है, एक तो मास होता है इनटू उसके साथ किसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है, वेलोसिटी का। तो मास आपके पास कितना है, m है, इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या निकला अभी, स्पीड और वेलोसिटी का सेम ही, तो ये आपके पास आ गया lt माइनस 1। तो अगर मैं मोमेंटम को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, mlt माइनस 1, ये आपके पास आ गया मोमेंटम का। इसी प्रकार से अगर एक्सिलरेशन का लिखा जाए, क्या लिखा जाए, एक्सिलरेशन का, तो ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड कितना आया था, अभी आया था lt माइनस 1, और अगेन टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी lt माइनस 1 तो पहले ही था, ये ऊपर चला गया तो ये माइनस 2 हो गया। और अगेन आप इसको चाहो तो m के फॉर्म में लिख दो, m l t माइनस 2, लेकिन m तो है नहीं तो उसकी पावर 0 लगा दो। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का आया। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ma फोर्स ma होता है, तो मास ही आया, एक्सेलरेशन अभी हाल मैंने निकाला कितना, lt माइनस 2, ये lt माइनस 2। तो अगर इसको फंडामेंटली लिखेंगे तो m l t माइनस 2, देखिए बात क्लियर। तो ये आपके पास फोर्स का आ गया फार्मूला। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और डायमेंशन फार्मूले के कई तरीके हैं, और भी है ना, कई तरीके। अगर मान लो कि मैं वर्क को लिखना चाहता हूं, है ना, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सिलरेशन, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट एक्सिलरेशन। वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का अभियाल क्या निकाला, एम एल माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट एल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एम इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो ये एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। थोड़ी देर रुकेंगे और इसको समझेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो अगर मैं इसकी कहानी समझाऊं आपको, तो अगर इसकी कहानी समझाऊं तो एम एल स्क्वायर टी, यानी कहने का अर्थ है कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये जो है बड़ा काम का चीज है, क्योंकि यही डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का भी है। वर्क पावर एनर्जी इक्वेट कर दिया ना, एनर्जी का भी। और एनर्जी में जितने भी टाइप हुए, सारी काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, और कोई भी एनर्जी, मसल्स एनर्जी हो गई, दुनियादारी जो भी एनर्जीज है, सारी एनर्जीज का फार्मूला वही होगा। क्लियर। तो अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वर्क का हो गया। ऐसे ही स्ट्रेस की बात करूं मैं, है ना, या फोर्स को मैंने लिखा कि ईटा, है ना, ये जो फार्मूला आया है विस्कोसिटी वाला भी डिस्कस करते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है ना, विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी में अगर आप देखेंगे कि ईटा या एन ए, ये वाली कहानी आ रही, एन ए डीवी बाय डी एक्स आपके पास आता है ये वाली चीज। तो ईटा का अगर एन, या वैसे कर लेते हैं इसको, तो विस्कोसिटी को अगर आप इसको लिखेंगे, मतलब टर्म्स में अगर इसको लिखना है, तो ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट इनटू, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस लिख दो, और एक एरिया से भी मल्टीप्लाई होता है, और ये जो क्वांटिटी आती है एफ के बराबर आती है। तो अगर इसका पूछेगा तो आप ईटा का मान लो कि डायमेंशन फार्मूला निकालना, डेल्टा वी का भी हाल हमने निकाला, एल टी माइनस वाट 1 अपॉन एल, ये वाला एल हो गया ना, ये भी डिस्टेंस इनटू एरिया है, तो ये एल स्क्वायर, और ये फोर्स है आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 2 आ गया, सिंपल, है ना। तो यहां से अगर आप इसको कट करेंगे तो ये एल इस एल को काटा, और ये एल एक एल को काटा, तो ईटा की अगर डायमेंशन निकालूं मैं, तो ये एम तो एम ही रहेगा, और ये एक एल बचा हुआ अपान में जाएगा, तो एम टी पावर माइनस 2 अपान में ये जो एक एल बचा था ये एल आ गया, है ना, ये एक एल आ गया, और इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, एम एल इनवर्स टी पावर माइनस 2, टी पावर माइनस 2। अच्छा, ये माइनस 2 है, और एक ये -1 भी है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो ये -1 कट जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, सिंपल -1 बचेगा। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये वाली कहानी क्लियर। तो ये वाली कहानी आपके सामने आती है। तो इस टाइप से अगर आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे रिलेटेड होते हैं वो आपको काम के हैं। तो ये विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हुआ। ऐसा कोई भी आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसको और इलाबोरेट करते हैं, है ना। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था आपके सामने, है ना, तो 1 मिनट,
तो अभी जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, है ना, कि क्या थे, 2 हॉर्स थे, है ना, हॉर्स थे प्लस कितने थे, 4 डोंकी थे, है ना। तो ये जो कह सकते हो कि 2 हॉर्स प्लस 4 डोंकी कितने हुए, तो ये ऐड कर सकते हैं क्या आप? नहीं ऐड कर सकते। क्या 4 हॉर्स में से 4 डोंकी घटा सकते हैं आप? अगर मैथ्स में होता तो घटा देते, ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। या एच डी माइनस वट एवर एल स्क्वेयर, एल कोई और क्वांटिटी, इसको भी आप नहीं घटा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ कि हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ऐसा समझो कि 4 kg में 2 kg ही ऐड किया जा सकता है। 4 kg आटे में आप 2 मीटर नहीं ऐड कर सकते। और अगर इसको ऐड किया तो फिर आप क्या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो किसी को नहीं है। तो 4 kg में आप 2 मीटर कैसे ऐड कर सकते हैं? हाउ इट पॉसिबल? ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव है। यानी अगर मैं बात करूं कि 2 मीटर में 6 मीटर ऐड कर सकते हैं, तो ये टोटल 8 मीटर हो गया, ये ऐड कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ कि सेम क्वांटिटी को ही सेम क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही? यही डायमेंशन फार्मूले में भी समझ में आती है कि 4 kg में 4 kg या 8 kg या वाट एवर kg ऐड ही कर सकते हैं, उसी कैटेगरी का ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि उसके सेम क्वांटिटी, मतलब मैंने अगर कहा कि A इक्वल टू B प्लस C, ये कहा है, तो ये भी अगर मीटर है तो इसको भी मीटर ही होना पड़ेगा। ये केजी नहीं हो सकता, इसको भी मीटर ही होना पड़ेगा। ये न्यूटन नहीं हो सकता, चाहे ये लिख लो या A इक्वल टू B माइनस C ले लो, घटा भी नहीं सकते। 4 किलो आटे में से 2 मीटर लेंथ कैसे घटा सकते हैं? 4 गधे में से 2 घोड़े को कैसे माइनस कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। तो ये भी नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज तो नहीं बनती है। और अगर मान लो कि मैं कहूं A इक्वल टू B, तो ये भी मीटर है तो इसको भी मीटर होना पड़ेगा। तो इक्वल टू भी तभी लगा सकते हैं जब LHS की डायमेंशन फार्मूला और RHS का डायमेंशन फार्मूला सेम है। और उनको ऐड भी तभी कर सकते हैं आप जब दोनों की डायमेंशन फार्मूला सेम है, क्वांटिटी सेम है। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हुई और एक अगर स्केलर हुई तो क्या उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। देखो, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम अभी बताया मैंने, ml स्क्वायर t माइनस 2। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं, है ना, टॉर्क की बात करूं तो ये भी r क्रॉस f होता है और इसका भी डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 हुआ। डायमेंशन फार्मूला तो सेम है, लेकिन वर्क कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? इस बात को आप कमेंट कीजिए। और इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा जब वेक्टर का लेक्चर आएगा तब, आज नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटली अगर हम देखें इस बात को, तो यहां से समझ में आने लगती है हमें बातें। या कौन सा कलर लिया जाए, चलो वट एवर ये कलर लेते हैं। तो A इक्वल टू B अगर होता है तो इसका डायमेंशन फार्मूला सेम। अगर ये दोनों ऐड होता है तो इसका डायमेंशन फार्मूला सेम। अगर ये सब्ट्रैक्ट होता, यानी ये तीनों ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब इनका डायमेंशन फार्मूला सेम हो। यानी 5 न्यूटन में 6 न्यूटन ही या तो ऐड होगा, या 5 न्यूटन में से 6 न्यूटन तभी माइनस होगा जब ये दोनों न्यूटन ही हो। डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें आप कर सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर ये वाली बात है तो हम ऐसे समझते हैं इस बात को कि ये भी अगर वेलोसिटी हुई, फॉर एन एग्जांपल A बाय B, ये भी अगर वेलोसिटी हुई और ये भी अगर वेलोसिटी हुई, ये एक मीडियम में, ये दूसरे मीडियम में, तो फिर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये तो सब कुछ नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि, डायमेंशन लेस राशि। ऐसी कोई क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ बाय टाइम, ये भी लेंथ बाय टाइम, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है सर? ऐसी तो नहीं पता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक लाइट की वेलोसिटी किसी और मीडियम में, एक लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में,
इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, म्यू मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। तो ये डायमेंशनलेस। जितनी भी रिलेटिव राशिज है, रिलेटिव डेंसिटी है ना, तो दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, तो यहां से नोट्स में लिखेंगे रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज इज, क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस क्यूटी बाय क्वांटिटी। तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी क्या कहलाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, यस और नो, ये वाली चीज क्लियर होगी। दूसरा रूल इसका है ना, या नेक्स्ट रूल कह सकते हैं आप इसका, कि ऑल लॉगेरिथमिक आर डायमेंशनलेस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि लॉग ए एक्स, मैंने बोला, क्या बोला, लॉग ए एक्स मैंने अगर कहा आपसे तो आपने सुना, बस इतनी सी बात है। अगर लॉग ए एक्स मैंने कहा और आपने सुना तो ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। ये क्या है, डायमेंशनलेस है। तो ए तो क्या है, मान लो कि ये लेंथ है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, तो अगर डायमेंशनलेस है तो ए एक्स अगर डायमेंशनलेस हुआ तो एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो और बाकी वाले सब जीरो, तो सब की पावर जीरो, मतलब ये 1 हो गया। तो मुझे ए का डायमेंशन फार्मूला निकालना, तो ए इक्वल टू 1/x, और एक्स लेंथ में मेजर किया जा रहा है तो 1/l, यानी एल इनवर्स। तो ए का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, एल इनवर्स आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये डायमेंशनलेस तभी बन पाएगा जब ए को 1/x होना पड़ेगा, ए को 1/x होना पड़ेगा, तभी x से x कट जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डायमेंशनलेस बचेगा। तो ऑल लॉगेरिथमिक क्वांटिटी, अगर ये मैं लिख दूं कि लॉग बीटा टी स्क्वायर, अगर ये मैंने ले लिया तो टी क्या, टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर, तो बीटा को क्या होना पड़ेगा, बीटा को 1/t का स्क्वायर होना पड़ेगा। यानी बीटा का अगर डायमेंशन फार्मूला लिखो तो 1/t स्क्वायर इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। तो ऑल लॉगेरिथमिक क्वांटिटीज कह सकते हो, ऑल लॉगरिथमिक क्वांटिटीज डायमेंशनलेस। बात क्लियर हुई, ये भी नोट्स में मेंशन होना चाहिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल रिफ्लेक्ट हुए हैं। अगला, तो इसी को अगर इलाबोरेट करना चाहें आप तो लॉग बीटा एक्स स्क्वायर, तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी आप लिखेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। फंक्शन थोड़ा सा अलग मीनिंग से सेंस कर रहा है यहाँ पे, तो फंक्शन लिखना ज्यादा ठीक नहीं है ना। अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हुआ तब तो वो होए, लेकिन हमेशा फंक्शन नहीं होता ना। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखो आप, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेट से साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और जितने भी क्वांटिटीज है, ये सब डायमेंशनलेस है, ये सब डायमेंशनलेस है। अगर मैंने कहा कि साइन, ये क्या लिखा, साइन बी एक्स, तो ये वाली जो क्वांटिटीज आ रही ना बी एक्स, ये आपकी डायमेंशनलेस है, ये आपकी डायमेंशन लेस है। यानी अब मैं लिख सकता हूं कि बी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ, एम जीरो एल जीरो, तो बी की क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब एल इनवर्स। बात समझ में आ रही। ऐसे ही अगर 10x को मैंने लिखा 10x इंटू के मान लो कि हुआ, तो के एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x, तो और x को क्या नाप रहे, लेंथ में नाप रहे, तो ये एल इनवर्स। बात समझ में आई। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ऑल क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब e की पावर के टी स्क्वायर लिखो, कोई एक फंक्शन है, तो ये वाली जो क्वांटिटीज आ रही है के टी स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटीज कैसी है, डायमेंशनलेस है। मतलब के टी स्क्वायर को अगर मैं कहूं तो ये 1 के बराबर है, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 1/t, टी स्क्वायर नापते हैं और ये ऊपर जाएगा तो ये -2। यानी के का डायमेंशन फार्मूला या के का जो डायमेंशन है वो कितना होना पड़ेगा, ये वाला आपको
है ना 1/t² होना पड़ेगा, तभी जाकर ये पूरी क्वांटिटी dl बनेगी, डायमेंशनलेस बनेगी, तभी जाके आप इसको कह सकते हो। तो ऐसे है ना इलॉबरेट करने आपको क्वेश्चन। तो ये वाला पॉइंट क्लियर। चलिए, तो ऑल है ना, ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, ऑल तो यहां लिख सकता हूं कि sin x cos x, तो ये सारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या है डायमेंशनलेस है। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन जितने भी है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन जितने भी है ये भी क्या है डायमेंशनलेस है। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी कैसे हैं डायमेंशनलेस है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर। तो दूसरी बात मैं शुरू करने जा रहा हूं है ना इसके अंदर, कि अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसमें डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं क्या, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में 2 kg ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते। तो डायमेंशन वाली क्वांटिटी में भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते आप, है ना। तो अगर थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके पास K, L और M 3 क्वांटिटीज आपके पास है, और ये तीनों क्वांटिटी डिफरेंट डायमेंशंस की है। क्या है डिफरेंट डायमेंशंस की। तो क्या ऑपरेशन, क्या मैं इसको K + L कर सकता हूं, K - L कर सकता हूं, या K/M कर सकता हूं, या K × M कर सकता हूं। तो ये ऐड कर सकता हूं क्या, ना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसके डायमेंशन अलग है, इसके डायमेंशन हो सकता है कि ये kg हो, ये मीटर हो सकता है कि ये एम्पियर हो, ये टॉर्क हो, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग ये घटा भी नहीं सकता मैं, और इनको इक्वेट भी नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं। सिर्फ डिवाइड कर सकता हूं और मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यही पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आपको देखनी है ना। तो यहां तक की बात तो क्लियर थी। अब अपन थोड़ी सी आगे बात करते हैं यूनिट का कन्वर्जन, है ना। यूनिट का कन्वर्जन, तो पहले यूनिट समझते हैं कि यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है ये, है ना। 5 न्यूटन है तो उसको डाइन में कैसे कन्वर्ट करना। अच्छा, तो यहां से यूनिट का सिस्टम का जन्म होता है, तो मैंने कहा कि जैसे एक गुजराती फैमिली है तो एक सेट ऑफ एंटिटी को कुछ और बुलाती है, एक महाराष्ट्रियन फैमिली है तो एक सेट ऑफ एंटिटी को कुछ और बुलाती है, नागालैंड में जो फैमिलीज है वो किसी सेट ऑफ एंटिटीज को कुछ और बुलाती है। तो सबसे पॉपुलर जो है SI यूनिट सिस्टम है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या ये पहले फॉर्मली MKS कहलाती है। ये एक सिस्टम है जिसमें, है ना, जिसमें लेंथ को हम कैसे नापते हैं, मीटर में नाप देते हैं, है ना, और मास को हम कैसे नाप देते हैं, किलोग्राम में नाप देते हैं, है ना। अगर, है ना, किलोग्राम में नापते हैं, और एस को हम सेकंड में नापते हैं, है ना, एस को हम सेकंड में नापते हैं। तो इसी को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने अडॉप्ट कर लिया, यही ज्यादा पॉपुलर है, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक सिस्टम MKS होता है ना, एक सिस्टम MKS होता है, यानी इसके चाहो तो लैंग्वेज नोट करा सकता हूं कि द सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन मीटर, ये लिख देता हूं, लेंथ measured in meter, mass measured in kilogram, और time measured in second is called MKS या SI system. The system in which we measure this. तो ये लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, या इस आइडिया को कंज्यूम कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, है ना। तो नोट्स भी स्मार्ट होना चाहिए, मिनिमम नोट्स होना चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंट होना चाहिए। तो MKS जो ये क्या है, ये तो इसी को रिप्रेजेंट करती है। एक होती है CGS सिस्टम भी होता है। CGS क्या होता है, CGS होता है कि, है ना, लेंथ को तो ये लोग मानते हैं या नापते हैं, है ना, सेंटीमीटर में नापते हैं, काय में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, और मास को ये लोग नापते हैं, है ना, ग्राम में नापते हैं, काय में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, और टाइम को ये लोग नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, है ना। ये इनकी नापने की एक कह सकते हो कि एक परिपाटी है। तो इसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम। और एक और होता है FPS सिस्टम भी होता है ना, और भी अलग अलग होते हैं। पहले LB यूनिट्स चलती थी, और भी अलग अलग यूनिट्स चलती है ना, बहुत सारी, लेकिन मोटे तौर पर मैं इसी को बता रहा हूँ। वही कलर सिलेक्ट कर लिया वापस, वेरी गुड, है ना। तो FPS, तो F यानी मास को ये लेंथ को ये फुट में नापते हैं, ये, है ना, पाउंड में नापते हैं मास को, और टाइम को तो ये भी सेकंड में ही नापते हैं। तो ये एक FPS भी होती है ना। तो कभी भी इनका ये ध्यान रखना, ये फुट में लिखा जाता है, फुट पाउंड सिस्टम, इसको फिट नहीं लिखा जाता, है ना, फिट नहीं लिखा जाता, यानी प्लूरल्स में नहीं लिखा जाता, सिंगुलर में लिखा जाता। तो ये लिखने का तरीका, यूनिट्स कभी भी, है ना, 5 न्यूटन बोलता हूं मैं, है ना, ऐसे लिख लो, मैं 5 न्यूटन बोलता हूं, है ना, न्यूटन बोलता हूं, न्यूटन्स नहीं बोलता,
बात समझ में आ रही? न्यूटन्स नहीं बोलता, तो ये हमेशा यूनिट सिंगुलर में लिखी जाती है। तो ये वाला भी एक अप्रोच ध्यान रखना। एपीएस एक एलबी यूनिट भी होती है, ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन आप इसको नोट्स के फॉर्म में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं था समझाने का, मुद्दा ये था कि अगर एमकेएस से, है ना, एमकेएस से मुझे सीजीएस में जाना है, एमकेएस से, या इसको एसआई भी बोलते हैं, है ना, एसआई भी बोलते हैं, तो सीजीएस में जाना है, या सीजीएस से मुझे एफपीएस में जाना, तो कन्वर्जन होता है यूनिट्स का। मान लो कि कोई क्वांटिटी इसमें 10 न्यूटन है ना, एमकेएस में या एसआई में, तो वो सीजीएस में कितनी होगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको डाइन बोलते हैं सर। 10 पावर 5 होता है, आता है वो समझ में, हमको पहले से याद है। लेकिन ये कन्वर्जन कैसे होता है, तो इस कन्वर्जन पे बात करने वाले हैं कि यूनिट का इंटर कन्वर्जन, वैल्यूज का इंटर कन्वर्जन, है ना। तो यहां अगर मैं आपके सामने बोलता हूं कि कोई अगर क्वांटिटीज है, और क्वांटिटीज यानी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट हमेशा क्या मिलेगी आपको? कांस्टेंट मिलेगी। तो आपके कांस्टेंट कैसे सर? तो ये n1u1 n2u2, है ना, एंड सो ऑन। तो ये कैसे? तो अगर आप एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं इसको, कि अगर मैंने कहा कि ये 10, है ना, 10 ग्राम अगर मेरे पास हुआ, 10 ग्राम या 100 ग्राम ले लो, या 100 नहीं, 1000 ग्राम ले लीजिए, 1000 ग्राम, तो ये कितना हुआ? 1 kg हुआ सर, ये तो 1 kg हुआ। और अगर मान लो कि इसको मैं, है ना, 100 kg को एक क्विंटल बोलते, तो ये 0.01, ये क्या हुआ? ये तो सर क्विंटल हो गया। अरे वाह, यानी जैसे जैसे यूनिट की हायर रेंज में जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है वैसा, है ना। देखो, ग्राम से बड़ी यूनिट केजी है, केजी से और बड़ी यूनिट क्विंटल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यूनिट्स तो बढ़ रही है ना, यानी यूनिट तो बढ़ रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। यही तो बात आ रही है, यही तो बात है हमारी। तो हमेशा या एक चीज बढ़ेगा, या ऐसे देख लो कि जैसे जैसे यूनिट लोअराइज हो रही है वैसे वैसे इसकी यूनिट्स कम पड़ रही है, छोटी यूनिट ला रहे हैं, वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या करेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। मान लो कि ये 10 न्यूटन था, है ना, तो अब उसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो व्हाटएवर क्या कन्वर्ट होगा, हो जाएगा। कन्वर्ट होने की कहानी तो अलग ही है, लेकिन ये समझना कि कैसे हुआ। तो चलिए एक एग्जांपल करके मैं बता देता हूं आपको। तो अभी मान लो कि मैं आपके सामने लेता हूं कि 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन यानी ऐसा यूनिट में क्या होगा? तो n1u1, इसको देखते हैं, इक्वल टू n2u2। तो n1 इसकी यूनिट 1 न्यूटन है ना, u1 सॉरी यूनिट कितनी है? 1 न्यूटन है, और इसकी यूनिट को हम डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यानी यहां पे आ गया 1 न्यूटन इंटू इसको क्या बोलते हैं? m1 l, और ये t-2, ये वाली चीज आई, इक्वल टू आपके पास आ गया क्या? उसमें क्या आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है ना, वो नहीं पता, वो तो 10⁵ आता है ना डाइन, लेकिन अभी अपन को अननोन है, तो n2 अननोन है। अब यहां देखो, ये वाला है m2, है ना, l2, और आपके पास आ जाता है t⁻²। तो यहां m, ये वाला सिस्टम है SI, और ये मैं इसको CGS में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये तो हुआ 1, SI या MKS में इसको kg में नापते हैं, यस, लेंथ को मीटर में नापते हैं, यस, और टाइम को तो सेकंड में नापते हैं, तो t⁻1 कोई मतलब नहीं हुआ इसका। अब n2 मुझे निकालना है, मास यहां ग्राम में नापते हैं, तो ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे केजी में, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो अगर मान लो कि 1 ग्राम है, और अगर मुझे मान लो कि उसको केजी में कन्वर्ट करना, तो कितना रखूंगा? -3, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg आ गया आपके पास। इंटू लेंथ को यहां सेंटीमीटर में नापते हैं, यहां लेंथ सेंटीमीटर में और यहां ग्राम में नापते हैं। तो सेंटीमीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां पे मैंने लिख दिया 10⁻²। तो ये भी मीटर में आ गया और ये भी केजी में आ गया। ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, और ये तो सेकंड है, तो सही से t⁻²। सेकंड से सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, केजी से केजी गया। तो यहां से n2 की वैल्यू निकल के मेरे पास आ रही है 1/10⁻³ इंटू 10⁻²। तो निकल के आ गई 10⁻⁵ नीचे थी तो ऊपर जाएगा तो +5, और इसको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है डाइन। बात समझ में आ रही? इसको बोला जाता है डाइन। तो ये यूनिट कन्वर्जन का एक बड़ा मसला है, इसको आपको उस तरीके से देखना है कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है आपके लिए, और इसी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यूनिट को कैसे अर्ग, है ना, आपके पास जूल को अर्ग में कन्वर्ट करते तो वो आप कीजिएगा। तो ये मैंने एक अप्रोच तरीका बता दिया। तो इसको फाइनलाइज हम करते हैं। तो N2 अगर मुझे निकलना है तो यहां तो आ जाएगा N1 और अंदर रहेगा M1 L1 T1 अपान M2 L2 T2, या जो भी और यूनिट आए वो, और इनकी पावर्स जो भी रहे, है ना, इनकी पावर्स जो भी रहे उसको रेशियो लेके कर लेना है। तो एक ये भी अपने नोट्स में आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, यहीं से, है ना, एक फोर्स मेरे पास आ रहा है 10 न्यूटन और एक दूसरा फोर्स मेरे पास आ रहा है लेट से 15 डाइन आ रहा है। अब आप कहेंगे कि दोनों ही तो सर फोर्स है, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? तो F इक्विवेलेंट अगर मैं F1 प्लस F2 या माइनस करना चाहूं तो क्या 10 न्यूटन में 15 डाइन ऐड कर सकता हूं क्या? अब आप कहेंगे दोनों ही तो फोर्स है, यूनिट तो सेम है, दोनों फोर्स को मेजर कर रहे हैं, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं? इसको भी नहीं कर सकते। ये न्यूटन है और ये डाइन है, तो इसको या तो न्यूटन में कन्वर्ट करो या न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तभी जाके उसको ऐड कर सकते आप, अदरवाइज इसको भी ऐड नहीं कर सकते। तो अब एक नया लॉजिक निकल के आता है कि अगर क्वांटिटी जो रही, क्वांटिटी अगर सेम है लेकिन उसकी यूनिट्स अगर अलग अलग है, एक डाइन है और एक मीटर है, यानी फैमिली ऑफ सिस्टम अलग है, तो भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ये भी आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। तो ये एक कमबैक ब्रेक के बाद अब हम समझते हैं कि अगर मान लो कि मैंने ही कोई फंडामेंटल क्वांटिटी डिक्लेयर कर दी, वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? आप कहेंगे कि 7 है ना, लेकिन अब मैं फंडामेंटल क्वांटिटी में अपनी सहूलियत के अनुसार डिक्लेयर कर देता हूं। मैं बोल देता हूं कि मैंने फोर्स को फंडामेंटल बोल दिया, मैं बोलता हूं कि मैंने वेलोसिटी को फंडामेंटल बोल दिया, मैंने मान लिया ना, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद कर दिया जो डायरेक्टली फोर्स को दे रहा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसा अगर मैंने कर दिया तो ये तो मेरी सहूलियत का हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल में तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो वही है ना जो है, तो है ना, इफ अदर क्वांटिटीज एज्यूम्ड एज है नहीं, एज्यूम्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन अब क्या करना है? तो अगर मान लो मैंने फोर्स को फंडामेंटल माना, वेलोसिटी को फंडामेंटल माना और पावर को फंडामेंटल मान लिया, और अब मुझे कहा गया कि इनको फंडामेंटल मानते हुए, अगर इनको आप फंडामेंटल मानते हैं तो मास की क्या डायमेंशन होगी? मास की फिर मास तो नहीं होनी चाहिए, फिर तो कुछ और होनी चाहिए ना, क्योंकि मास तब है जब हमने वो 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल माना, उसके अलावा हमने एफ, वी और पी को फंडामेंटल मान लिया, कुछ भी मान लिया, तब इस मास की क्या क्वांटिटी? जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मान लो कि सागर को पानी कहा जाए, पानी को बादल कहा जाए, बादल को कुछ और कहा जाए, तो और हवा, बादल को हवा कहा जाए, तो सागर की क्या यूनिट होगी? मतलब कहने का था कि इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड जैसी चीजें हो ना, उस टाइप की। तो अगर मैंने ये भी मेरी फंडामेंटल है, ये भी मेरी फंडामेंटल है, पी भी मेरी फंडामेंटल है, तो एक्चुअल में जो मास है उसकी फंडामेंटल क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स की पावर वाई, इसकी पावर जेड और पी की पावर जेड, और इनकी फंडामेंटल लिख देते हैं। एम एल टी पावर -2 की पावर कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। वी को क्या लिखते हैं फंडामेंटल में? एल टी -1 की पावर वाई, और ये मैंने क्या बोला था, प्रेशर या पावर बोल देते हैं, तो पावर की यूनिट क्या होती है? एम, एल और टी। तो एफ अपान क्या होता है? पावर की यूनिट फोर्स अपान टाइम होता है, वर्क अपान टाइम, तो फोर्स इंटू डी, तो ये तो हो गया वर्क बाय टाइम, है ना, वर्क बाय टाइम। और ये क्या होता है? तो आपको याद कैसे रखना है? फोर्स की यूनिट एम एल टी -2, तो एम एल स्क्वायर टी -2, तो ये -3, तो ये पावर की यूनिट हो गई, कितनी हो गई? Z इक्वल टू m। अब इसको हम क्या कर लेंगे, m को साइड से कंपेयर कर लेंगे, तो x, y, z में एक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो ऐसी 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ आपके इनकी खोपड़िया पे पुट कर देंगे। कहां पे? यहाँ पे पुट कर देंगे। x, y, z की यूनिट फंडामेंटली इक्वेट करके
निकाल लेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। ये जेईई मेन और नीट में भी आ रहे हैं क्वेश्चन इस आइडिया पर भी। तो क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आइडिया लगेगा हमें। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं तो कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर जो यूनिट होती है ये डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, डिस्टेंस की यूनिट होती है। यानी लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छा, तो एक सेकंड में कितनी करता है? एक सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर करता है वो। 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है एक सेकंड में। कौन? लाइट। मोटे मोटे तौर पर 299 वो होता है, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर इतनी। तो एक सेकंड में ट्रेवल किया, फिर 1 मिनट में कितनी करेगा, फिर 1 आवर में कितनी करेगा, 1 डे में कितनी करेगा, 1 मंथ में कितनी करेगा। तो ऐसा 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चलता ही जाएगा, पागल हो जाएगा चलते चलते। तो वो कितना ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस कहलाती है लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम डिस्टेंस की यूनिट ही नापते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। विच इज द नॉट लेंथ तो पार्सेक भी लेंथ की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम भी छोटी यूनिट को नापने के लिए होता है। लाइट ईयर डिस्टेंस का है, इसे अभी नापा हमने, लेकिन रेडियन जो है ये एंगल को नापता है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी, अभी मैंने थ्योरम बताया था कि डायमेंशन किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक क्वांटिटी 1 और यही क्वांटिटी 2, लेकिन इसका भी डायमेंशन सेम है इसका, तो ये कैसे आती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है। ये कैसे आती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है। फोर्थ वाला ऑप्शन डायमेंशन लेस। अभी ऑल मैंने रूल नोट करवाया था थ्योरी में, आप लोगों ने करा या नहीं? कर लीजिएगा कि, है ना, डायमेंशन फार्मूला के, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्यादा बेस्ट वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। यहाँ क्या पूछा? के का डायमेंशन पूछा है, तो के का मतलब के एक्स कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस। मतलब m0 l0 t0 मतलब सबकी पावर 0 मतलब 1। तो के की निकालनी है तो 1/x, और x को नापते हैं लेंथ में, तो ये लेंथ, तो ये हो गया लेंथ इनवर्स। या और अगर इसको सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो कुछ नहीं तो क्या बोलना बाबू भैया की तरफ? कुछ की जगह क्या बोलना? कुछ की जगह 0 बोलना है ना। फिर हेरा फेरी में जो था वो अलग, तो कुछ की जगह अब क्या बोलना है? 0 बोलना। कुछ नहीं है तो 0। MLT, तो ये वाला कौन सा चला जाएगा? कुछ की जगह 0 कौन सा? अच्छा, के का डायमेंशन है ना, के का लेंथ का मैंने ही मिस्टेक वाला लिख दिया, तो क्या आ जाएगा? कुछ की जगह कुछ बोलना है ना, कुछ की जगह कुछ लिखना है। तो M0 L इनवर्स और T0, ये कुछ की जगह कुछ लिखना है। L इनवर्स किधर गया? कहाँ गया L इनवर्स? L इनवर्स कहीं है ही नहीं, तो कौन सा चला जाएगा? नन ऑफ दिस चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसका? नन ऑफ दिस चला जाएगा, क्योंकि L इनवर्स के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? L इनवर्स, जो कि कहीं नहीं है, ठीक है। फिर डायमेंशन ऑफ ओमेगा, इसी में देखिए, तो ओमेगा टी अगेन डायमेंशन लेस, मतलब अगेन M0 L0 T0 मतलब 1 हो गया। तो अब के ओमेगा के डायमेंशन पूछिए तो 1/t। टी को काय में नापते हैं? टाइम में नापते हैं टी, ये टी इनवर्स। अब कुछ की जगह क्या बोलना है? टी इनवर्स बोलना है। M0 L0 टी इनवर्स बोल दिया मैंने। अब अगर आप देखेंगे तो टी इनवर्स, M0 L0 टी इनवर्स भी ऑप्शन चला गया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है काफी, है ना, इजी। और ये एक्सपेरिमेंटल एरर का है, जब एरर का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तब वहां पे इसको करेंगे, तो एरर वाले क्वेश्चन तब कर लेंगे, है ना। हाँ, ये जेईई मेन 2019 का बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है? कौन सा वाला लगाना है? N1U1 इक्वल टू N2U2। अभी थ्योरी में पढ़ा है मैंने। N1 डेंसिटी की यूनिट है ना, kg पर मीटर डेंसिटी। तो N1 की कितनी वैल्यू है? 128 है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय लेंथ का क्यूब होती है, ठीक है सर। N2 जो निकालना है मुझे, है ना, ये भी होगा M2 L2 की पावर -3, तो 128 सर्टन केजी में है ये वाले का, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ केजी, और लेंथ मीटर क्यूब में ही है, तो ये मैंने लिख दिया मीटर क्यूब या लेंथ का क्यूब व्हाटएवर, है ना। चाहो तो इसको लेंथ का क्यूब ही रहने दो। N2 मुझे निकालना है। M2 देखो अब ये कितना है? 50 ग्राम है, लेकिन इस साइड काय में है? सर इस साइड तो केजी में है, तो केजी में करो ना फिर इसको, तो ये वाला केजी में हो जाएगा। तो अब ये भी आ गया केजी में। फिर L2 को देखो, इधर ये L2 का ऐसे 25 सेंटीमीटर मेजर किया था, 25 सेंटीमीटर मेजर किया था ना, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10 पावर माइनस कितना 2, सॉरी
10 पावर -2 सेंटीमीटर की पावर कितनी -3। अगर आपने यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 मिनट, ये थोड़ा सा, तो ये आ गया है 128 और n2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 50 बाय ये कितना हो गया 1000 है ना, इनटू ये आ जाएगा 25 बाय 100 आ गया, ये 25 बाय 100 और इसकी पावर आ गई आपके पास -3। तो ये काटेंगे आप तो यहाँ से ये गया और ये आ गया आपके पास 20 और ये 25 चौक 100 है ना। तो यहाँ थोड़ा सा इसको मैं और सॉल्व आउट करता हूँ और ये आपके पास n2 की वैल्यू अगर निकलेगी तो ये 128 निकलेगा, इनटू ये जो 1/20 था ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से अब ये वाली जो क्वांटिटीज आ रही है 1/4 की पावर 3 है ना, ऊपर जाएगा तो ये एक्चुअल में ऐसे है कुछ, ये 1/4 की पावर -3 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 128 इंटू 20 इंटू ये आ गया 1/4 की पावर 3 मतलब 1/4 मतलब 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 64 और 64 टू जा 128, तो n2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 40 है ना। ये n2 की वैल्यू आ गई आपके पास 40, सिंपल यूनिट कन्वर्जन का जो अभी अपन ने थ्योरी में किया था। तो 40 विच वन आंसर, तो आपका सी वाला ऑप्शन चला जाएगा 40 है ना। ये रिसेंट ईयर में ही आया हुआ है तो इसको आप ऐसे डील करेंगे है ना, इसको आप ऐसे डील करेंगे। और यही वाला क्वेश्चन जो जेई 21 में आया हुआ था है ना, देखो ये वेलोसिटी v, टाइम t एंड f आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी x है ना, t को y ले लिया टाइम को और फोर्स को मैंने ले लिया y नॉट 4 और इसको ले लिया मैंने z इक्वल टू चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन मास विल बी वही वाला अभी हल किया था तो मास को, तो इसको लिख लीजिए LT-1 वेलोसिटी को और इसकी पावर L और t की पावर तो y ही रहना है और इसकी ml पावर t-2 की पावर नथिंग बट z इक्वल टू m। अब यहां से मैं सेग्रीगेट करता हूं तो m की पावर z हो गई, अलग ही हो गया, m एक ही है ना। और अब l को ढूंढता हूं, l की पावर एक x है और एक यहाँ l में भी है तो ये प्लस z, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। फिर t में देखो तो ये -x है, t की एक t-1 है, फिर यहाँ t की एक प्लस y है यस और एक z की -2z है, -2z इक्वल टू m की पावर 1। तो हम कंपेयर करेंगे, इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर इसको मैंने कंपेयर किया तो z की वैल्यू मुझे 1 मिल गई 1 है ना, और l तो है ही नहीं 0 इधर, तो x प्लस z इक्वल टू 0 करूंगा मैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -z आ जाएगी, तो z की ऑलरेडी आ चुकी है 1 तो x की कितनी आ जाएगी मेरे पास -1 आ जाएगी, तो ये x की मेरे पास -1 आ ही चुकी है। उसके बाद फिर मुझे देखना है कि फिर मुझे देखना है ये वाली, तो यहां देख लेते हैं इसको -x प्लस y -2z इक्वल टू t की भी इधर पावर 0 है, m की 1 है, l की 0 है, t की 0, तो इनको 0 0 के इक्वेट कर रहे हैं तो ये भी 0 हो गई है ना, ये भी क्या हो गई 0 हो गई। तो x कितनी आई है, x की तो -1 आई सॉरी, तो ये -1 आ गई। y की कितनी आई निकालनी है, -2z की कितनी आ रखी है 1 आ चुकी है इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू अगेन 1 आ चुकी है। तो अब ये चीज इसकी खोपड़ी पे जाके मैं चिपका देता हूँ, इसकी खोपड़ी पे जाके चिपका देता हूँ, तो v की पावर x नथिंग बट -1 और फिर क्या हुआ t की पावर y मतलब 1 तो ये आ गया t, फिर f की पावर z मतलब अगेन 1 4, तो इस फॉर्मेट में मुझे मिलेगा ft v इनवर्स फोर्थ वाला ऑप्शन देखो है ना, इजीली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक इसका अप्रोच है, तो ये वाला भी आपको अपने में नोट डाउन करके रखना है। एरर्स वाले फिर अपन करेंगे, एरर्स वाले क्वेश्चन अभी मैं नहीं ले रहा हूं है ना। ये वाला देखो नीट 2024 में रिसेंट ईयर में रिफ्लेक्ट हुआ, अभी 2024 में है ना, मई में जो एग्जाम हुआ इसी में। तो देखो ये क्या बोल रहा है, फोर्स, पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे क्या देखने में, और यहाँ क्या अच्छा लगेगा है ना। तो फोर्स डिफाइंड एज बाय दिस मच है ना, तो F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर प्लस बीटा टी है ना, एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस है ना, इफ अल्फा एंड बीटा
आर कांस्टेंट, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। और कहा गया है कि विच फैक्टर गिवन द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, बड़ी केयरफुली लाइन पढ़नी है, ये इसी नीट 2024 का क्वेश्चन है, देखिएगा 2024 का क्वेश्चन है। अब ये तो फोर्स है, तो अल्फा टी स्क्वायर भी फोर्स होगा, बीटा टी भी फोर्स होगा, अरे तभी ना जाके ये चीज बनी होगी। तो अगर मैं यहां लिखूं, तो अगर मैं इसको लिखूं तो अल्फा के डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर को मैं किससे बैलेंस कर दूंगा, फोर्स की यूनिट से बैलेंस कर दूंगा। और फोर्स क्या होता है, एम एल टी पावर -2 हो गया। तो यहां से अल्फा की पावर टी स्क्वायर इक्वल टू एम एल पावर -2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा नथिंग बट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एल टी पावर -2, ये अपान में ये भी ऊपर जाएगा तो ये -4 आ गया, है ना। तो ये अल्फा की यूनिट आ गई मेरे पास। ऐसे ही किसकी यूनिट निकालूंगा मैं, बीटा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना उधर, है ना। ऐसे ही में तो ये भी फोर्स के बराबर ही होगी, बीटा टी भी फोर्स ही होगा ना, तभी जाके तो फोर्स में ऐड हुआ। और ये कितना होता है, एम एल पावर -2, यानी 10 गधे में 10 घोड़े जोड़ा नहीं जा सकता। तो बीटा की वैल्यू यहां से मेरे पास आ जाएगी एम एल टी अपान में जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3, है ना। तो ये भी मैंने डब्बे में बंद करके छुपा दिया है इसको। अब मुझे एक एक ऑप्शन चेक कर लेना है कि कौन कौन सी वैल्यू डायमेंशनलेस के इक्वल बन रही है। तो अल्फा इंटू टी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है दिस मच, इंटू टी करेंगे तो, है ना, इंटू टी करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, है ना। अरे ये ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं, सिंपल। तो अल्फा टी, तो ये एम एल टी पावर -3 हो जाएगी ना, टी एक और ऐड होगा उसमें, यहां -4 है, +1 ऐड हुआ, और अपान में क्या है, बीटा है, तो ये आ जाएगा एम एल पावर -3। ओहो, तो विच डायमेंशन, तो ये पहला ही ऑप्शन मेरा तो करेक्ट हो गया। तो इसमें अल्फा टी बाय बीटा, क्या ये अल्फा बीटा टी ये भी डायमेंशनलेस है, चेक कर लेते हैं। हालांकि आंसर तो वही, ये टिक करके आगे बढ़ जाना है आपको, लेकिन अल्फा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी पावर -7 हो जाएगा, तो ये तो ये ही नहीं, है ना। ये वाला अल्फा बीटा टी ये कुछ आएगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी और टी से होगा, तो ये भी पॉसिबल ही नहीं है। बीटा टी तो टी एम एल टी पावर -2 हो जाएगा, एक ऐड होगा, और यहाँ -4 है अपान में, एम एल तो कट जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। आप चारों ऑप्शन चेक करके देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका ये, तो ये +4 देखे गया। और ये +4 आपको कहां बीडीएस से एमबीबीएस में ला सकता है, ये एमबीबीएस में ला सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हर क्वेश्चन आपको +4 के चश्मे से देखिए आप, तभी जाके ये आपके लिए काम का क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को उठाना है, ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करना। अब देखो ये 2024 में यूनिट एंड डायमेंशन से आया आज जो पढ़ा, और आमतौर पर आप इसको क्या कर देते हो, स्किप करके चले जाते हो। तो इन चीजों को बड़े केयरफुली आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, और डॉक्टर बन के, है ना, मानव समाज का कल्याण करते रहिएगा, है ना। सर जोक मार रहे हैं ना, पैसे कमाएंगे कल्याण करेंगे, दोनों होता है साथ में, है ना, दोनों होता है। तो 13th वाला क्वेश्चन देखिए, 13th वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 का है। देखो यूनिट एंड डायमेंशन से ये जो 40-50 मिनट का वीडियो लेक्चर देखा आपने, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखा होगा आपने, है ना, आपकी आत्मा भी, आपका ब्रेन भी और आपका शरीर भी इस वीडियो के सामने बैठा होगा, तो आप ये दोनों यानी +8 इसी से तो ऐसे क्वेश्चन को उठाना है। तो द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन इज ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैंने कहा था, सॉलिड एंगल क्या होता है ना, सॉलिड एंगल डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर होता है। तो ये भी आर स्क्वायर मतलब एरिया, यानी ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई। लेकिन जो डायमेंशनलेस होती जरूरी नहीं कोई यूनिटलेस हो, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, क्योंकि इसका स्टेरेडियन डायमेंशन है ना। थीटा की मैं बात करता हूं तो आर्क अपान रेडियस, तो ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो ये तो डायमेंशनलेस तो है सर, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसका डायमेंशन यूनिट क्या है, रेडियन, तो ये यूनिटलेस नहीं होती। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल दिस क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस मस्ट बी यूनिटलेस, नेवर। बट क्योंकि ये देख ही रहे हो आप सामने, तो मुद्दा वो नहीं है ना। तो ये वाली चीज भी आपको एडिशनली ध्यान में रखना। तो सॉलिड एंगल कैसा है, डायमेंशनलेस है, लेकिन स्ट्रेस कैसी है, स्ट्रेस तो सर एफ अपान ए होती है ना, स्ट्रेस होती है ब्रेकअप होने के बाद। तो ये वाला मामला जो आ रहा है, तो ये तो एम एल टी पावर -2 और एल स्क्वायर, मतलब ये डायमेंशनलेस नहीं है ना। सेम डायमेंशन ऑफ द सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल कैसा डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस नहीं है ना। एंगल डायमेंशनलेस है, ये है लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा गया। स्ट्रेन
एंड आर्क, तो आर्क को मैंने अभी हाल लिखा है। आर्क क्या होता है? ये वाला आर्क होता है, तो आर्क तो लेंथ होता है ना, तो ये लेंथ, तो ये डायमेंशनलेस कहां से हुआ? तो आर्क लेंथ डायमेंशनलेस नहीं हो, लेकिन स्ट्रेन जो होता है ये डेल्टा एल बाय एल होता है, तो ये है ना। चलो ठीक है। एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा, ओमेगा क्या एंगुलर स्पीड है, और वो थीटा बाय टी होती है। तो इसका टाइम इनवर्स यूनिट है और टाइम इनवर्स इसका डायमेंशन है, और स्ट्रेस का तो ऊपर लिखा ही है, तो ये भी इक्वल नहीं है। और अब स्ट्रेन को देखते हैं थोड़ा सा, तो स्ट्रेन मेरे पास आ रहा है डेल्टा एल बाय एल, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और एंगल तो पहले से डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस, स्ट्रेन डायमेंशनलेस और सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? डी वाला ऑप्शन चला गया। तो यहां से आपको डॉक्टर बनने की कला आनी चाहिए। एग्जाम में डिक्लेरेशन वहां उस दिन नहीं होता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में बहुत पहले से आपका डिक्लेरेशन हो चुका उस दिन, तो सर्टिफाई होता है हाँ आप डॉक्टर बनने योग्य हैं या एक बेस्ट टेक्नोक्रेट बनने योग्य हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना। तो ये वाला लेक्चर मैं यहीं तक ले रहा हूं। अभी एरर्स बचा हुआ, एरर्स का टॉपिक बहुत मस्त होने वाला है ना, तो उसको जरूर देखिएगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।